गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रत्याष्टा गुणांक। इससे पहले के लेक्चर्स में आपने समझा प्रत्याष्टा क्या होती है, प्रतिबल क्या है, स्ट्रेन अर्थात विकृति क्या है, प्रतिबल के प्रकार, विकृति के प्रकार, और आज हम देखेंगे प्रत्याष्टा गुणांक। मैंने हुक का नियम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा दूंगा, क्योंकि हुक्स के लॉ के आधार पर ही आपको टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आप ज्ञात करोगे। देखो कैसे करेंगे। हुक्स लॉ, हुक का नियम, हुक का नियम, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है किसके, विकृति के। तो डेफिनेशन बनाइए आप, लघु विकृति सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर वस्तु का प्रतिबल उसकी विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि लघु विकृति सीमा के अंतर्गत विकृति सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उस वस्तु की उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, या वी कैन से द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया। या देखो सिंपल से बोल सकते हो आप कि लघु विकृति सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उस वस्तु की पर उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसकी विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिए, हो गया। अब देखिए, इसको प्रतिबल प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, एक कोएफिशिएंट ले आइए ई और विकृति। तो ई बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटे विकृति हो गई। अब देखिए ई क्या है, प्रत्याष्टा गुणांक। क्या है, प्रत्याष्टा गुणांक। ठीक है, ये तो सिंपल प्रत्याष्टा गुणांक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द प्रत्याष्टा गुणांक। ठीक है, अब देखिए यंग प्रत्याष्टा गुणांक, इसको बोल सकते यंग्स इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए आपने देखा उसमें ई था प्रत्याष्टा, और यहां उसमें प्रतिबल था, इसमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर कार्य करने वाला यंग प्रत्याष्टा गुणांक उस वस्तु के पर कार्य करने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल और उस पर उत्पन्न
औंधेर विकृति के अनुपाती होता है, या अनुपात की बात चल रही ना, यहाँ अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ अनुपात की बात चल रही, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर किसी वस्तु, याद रखिए, किसी वस्तु का यंग प्रत्यास्थ गुणांक उस वस्तु पर कार्य करने वाले औंधेर प्रतिबल तथा उस वस्तु की औंधेर विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इतना याद रखिए। इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस, और इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन। हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूँ, दिक्कत हो आपको। ट्यूजनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो गया। अब औंधेर प्रतिबल आप जानती हो, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? औंधेर प्रतिबल कहते हैं। यानी कि बल भी बोल सकते हैं या आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी आप बोल सकते हो। याद रखिए, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले क्या बोलते हैं? कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को भी हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबल कह सकते हैं। अब इसमें आप जानते हो, औंधेर प्रतिबल हमेशा क्या लगता है? लंबाई के अनुरूप लगता है, लंबाई पे, ठीक है। और औंधेर विकृति आप जानते हो, मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर्स में। अब देखिए, सपोज एक तार है, माना कोई एक स्टील का तार है, उस पर एक वेट लटकाते या भार लटकाते mg, ठीक है। सपोज ये आपका तार है, इसकी रेडियस r है और इसकी लंबाई l है। लंबाई l है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी l है, कैपिटल L ले रहा हूँ मैं, ठीक है, L है। और जब इस तार पर mg भार लटकाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। समझ में आ गया? माना कोई L लंबाई का तार है जिसकी त्रिज्या R है, जिस पर कोई mg भार लटकाया जाता है। देखो, भार mg मैं यहीं लटकाऊंगा, यहाँ लटकाऊंगा, लेकिन लंबाई में वृद्धि होगी तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। लंबाई में वृद्धि क्या हो रही है? L हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आया? बताइए। अब देखिए, औंधेर प्रतिबल आप जानते हो, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है प्रतिबल का? देखिए, F/A, ठीक है। F बराबर क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? और भार क्या? mg है, ठीक है। और एरिया क्या हो गया? वायर है, वायर यानी तार का क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जे हो गया औंधेर प्रतिबल, ऊपर ही लिख दो। अब नीचे क्या है? औंधेर विकृति, यानी लंबाई वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। समझ में आ गया? अब देखिए, इसको ऊपर कर दीजिए तो mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर L बाई बराबर आपका ये आ गया। समझ में आ गया? हो गया। बताइए, कितना आसान है। बस क्या दिमाग में डालना है? इसी को, ठीक है। अब देखिए, यज्ञ की जगह आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। अब आयतन प्रत्यास्थ गुणांक में क्या करते हैं? मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है, इसी को साफ कर देता हूं थोड़ा, या नेक्स्ट, चलो इसको साफ कर देता हूं, उतार दो। अरे इसको साफ,
चलो एक ले लेते हैं दूसरा। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। वॉल्यूमेट्रिक मैट्रिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता क्या है? उसमें क्या था? औंधेय प्रतिबल अपॉन औंधेय विकृति। इसमें क्या था? इसमें होता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बीटा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो जो उसको मैंने बाई से किया था, चाहे उसको गामा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ये बीटा से ले लीजिए। और इसमें क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल, प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु अथवा पृष्ठ पर कार्य करने वाला या नहीं, किसी वस्तु अथवा पृष्ठ का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक उस वस्तु अथवा पृष्ठ पर कार्य करने वाले अविलंब बल या अविलंब दाब या अभी मैं एक्चुअली अविलंब दाब और प्रतिबल बताऊंगा अभी एक मिनट, है ना। पहले आप इसको देख लीजिए, पहले इससे देखते हैं हम डेफिनेशन किस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की। ठीक है, क्योंकि अविलंब प्रतिबल मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर वो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको, इसमें भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बीटा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है तो किसी वस्तु अथवा पृष्ठ के पर का किसी वस्तु अथवा पृष्ठ का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक उस पृष्ठ पर अथवा वस्तु पर कार्य करने वाले अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इसको बताया था पृष्ठ है आपका, तो हमारा कोई भी ये पृष्ठ है। ठीक है, और इस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या होगा? इस तरीके से जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होगा? अभिलंब बल। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल होगा। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले अभिलंब बल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जब किसी पृष्ठ पर अभिलंब दाब अथवा अभिलंब बल कार्य कर रहा हो तो उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, याद रखिए। और इसको हम बोल सकते हैं जब किसी पृष्ठ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा हो तो उसको भी हम अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है यार, एक्चुअली कई किस बुक्स में अभिलंब प्रतिक्रिया बल तरीके से जोड़, यानी कि जो प्रतिबल होता क्या है, यानी कि एक तरह से अपोजिट फोर्स होता है, यानी जो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तो लेकिन बुक्स में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो सिंपल नॉर्मल बल लिख दिया, जबकि उसमें होना चाहिए आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है वो। चलिए, अभिलंब प्रतिबल हो गया। अभिलंब प्रतिबल को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया और आयतन विकृति माना लंबाई वृद्धि आयतन वृद्धि डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन क्या है? V। ठीक है, तो क्या हो गया? और ये देखिए B क्या है आपका? B मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर कि हमेशा याद रखिए आयतन में कमी होती है। क्या हो रही है? आयतन में कमी हो रही है, तो B P अपॉन डेल्टा V और माइनस में ये हो गया। ठीक है, आयतन में कमी हो रही है। जब हम किसी पृष्ठ को दबाते हैं तो उसकी आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके आयतन में कमी हो जाती है, याद रखिए। तो क्या होगा? माइनस की पी बी अपॉन डेल्टा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दृढ़ता गुणांक। इसको ईटा से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ईटा। तो ये देखिए
ईटा बराबर क्या हो गया, अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण इसको अड़ाज इस तरीके से लिखते हैं, अपरूपण विकृति। ठीक है, तो ईटा बराबर, तो याद रखिए कैसे करेंगे, किसी वस्तु का कौन सा दृढ़ता गुणांक उस वस्तु पर कार्य करने वाले अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और अपरूपक प्रतिबल क्या जानते हो, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले स्पर्शरेखी प्रतिबल को क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल कहते हैं, याद रखिए। और अपरूपण विकृति मैंने बताई था आपको, यानी कि ऊपरी पृष्ठ में होने वाला विस्थापन अपॉन निचले पृष्ठ से उसकी दूरी, ठीक है, या लंबाई। ठीक है, अब देखिए अपरूपक प्रतिबल जानती हो, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में पी बराबर एफ अपॉन ए। अपरूपण विकृति आप जानती हो, थीटा से रिप्रेजेंट किया था, तो क्या हो गया, एफ ईटा बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन ए थीटा। समझ में आ गया, थीटा मैंने बताया था ना पहले, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए ये तो तीनों हो गए आपके। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खिंचे हुए तार का बढ़ते हुए भार के प्रति व्यवहार। अब देखिए माना कोई स्टील का तार है आपका, इस पर मैंने कोई भार लटका दिया, ठीक है, और फिर मैंने प्रतिबल और विकृति के अनुपात का एक ग्राफ खींचा। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले से कहूँगा मैं, जैसे मैं लंबाई यानी वजन बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे इस तार की खींचने की लंबाई वृद्धि होगी या नहीं होगी? जब तक इसके जैसे वेट में वृद्धि हो रही है और लंबाई वृद्धि हो रही है, दोनों बराबर चल रहा है, एक दूसरे के अनुपात के बराबर है ना, प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। ठीक है, दोनों बराबर चल रहा है, लेकिन एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद फिर वजन में वृद्धि हुई, तो अब देखते हैं यानी कि लंबाई वृद्धि और होती है। ठीक है, और लेकिन जैसे हम वो वजन हटा लेते हैं, अपनी पूर्व अवस्था में पहुँच गया। लेकिन इस पॉइंट के आगे जैसे हम इसको करते और वजन बढ़ाते हैं, तो लंबाई में फिर वृद्धि होगी, लेकिन जैसे ही उसको वजन हटाऊंगा, इसको बाहर को हटाऊंगा, तो वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। याद रखिए, पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिकल करके देखना है, एक तार लेना, उसमें वजन लटका के देखना आप, देखो क्या कंडीशंस होती है। वजन बढ़ाते जाना, तो एक कंडीशन लास्ट में एक ऐसी आती है कि वो तार टूट जाएगा, पतला होगा और फिर टूट जाएगा, यही कंडीशन होती है। इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये प्रतिबल है आपका, प्रतिबल, और ये आपकी विकृति। ठीक है, प्रारंभ में तो हम देखेंगे जैसे जैसे लंबाई वृद्धि होगी, जैसे जैसे वजन में वृद्धि होगी वेट में, वैसे वैसे लंबाई वृद्धि होगी। ठीक है, लंबाई वृद्धि हो रही है। ठीक है,
माना इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ, क्या मान लिया ओ, यानी जैसे जैसे हम वजन में यानी भार में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे उसकी लंबाई वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन माना ए पॉइंट, इसको मान लिया ए पॉइंट। ठीक है, अब फिर वजन में और वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, और वृद्धि कर दी जाए तो जो ग्राफ बनेगा, पहले तो स्ट्रेट बनेगा, अब लंबाई वृद्धि भार की अपेक्षा अधिक होने लगती है, तो ये वक्र कैसा बनता है, वक्राकार बन जाता है। ठीक है, बी पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट को बोलते हैं अनुपातिक सीमा। अनुपातिक सीमा, क्योंकि जैसे इस लंबाई वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे भार में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे लंबाई में वृद्धि हो रही है। बी पॉइंट को एक बोलेंगे, क्योंकि अब बी पॉइंट पे अब आ गए, यानी तार जैसे वजन मैंने हटाया वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गया। ठीक है, अब बी को बोलेंगे प्रत्यास्थ सीमा। क्या वो यहां लिख देता हूं, प्रत्यास्थ सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बी हो गया। अब इस ओ से लेके यानी इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, प्रत्यास्थ क्षेत्र। ओ से लेकर बी तक को पूरे को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे लंबाई वृद्धि हो रही है भार में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थ क्षेत्र। ठीक है, लेकिन बी से आगे जैसे हम जाएंगे, बी से आगे गए तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दबाओ। अब लंबाई वृद्धि तो होती है लेकिन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाता है, यानी वजन जैसे जैसे हम भार में वृद्धि करते हैं तो तार में लंबाई में तो वृद्धि होती है लेकिन वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। तो इस पॉइंट को हमने दे दिया सी पॉइंट। ठीक है, इतना है, याद रखिए। अब फिर हमने भार में वृद्धि कर दी, भार में वृद्धि की तो लंबाई वृद्धि की, अब तो लंबाई में और वृद्धि हुई। ठीक है, लंबाई में और वृद्धि हुई। ठीक है, अब लंबाई में वृद्धि हुई लेकिन फिर वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। इस पॉइंट को मान लिया मैंने डी, और तार कैसा होने लगे, पतला होने लगेगा। कैसा लगेगा, पतला होने लगेगा। ठीक है, माना डी बिंदु से फिर उस यानी कि तार कैसा होगा, पतला होने लगा बिल्कुल। अब डी के बाद फिर वजन आपने भार में वृद्धि कर दी। अब भार में जब वृद्धि कर दोगे, जब तार पतला होने लगेगा, यह इस बिंदु से तार बिल्कुल पतला होने लगा। ठीक है, और फिर और वृद्धि करोगे तो आप देखोगे ये तार टूट जाएगा, यानी बिंदु ई तक आते आते हो सकता है बीच में तार टूट जाए। ठीक है, यानी डी को बोलते हैं हम भंजक प्रतिबल। बिंदु बी डी को बोलते हैं हम भंजक प्रतिबल। याद रखिए, क्या बोलते हैं, भंजक प्रतिबल बोलते हैं, क्योंकि डी बिंदु से आगे तार बिल्कुल पतला होने लगता है, यानी कि एक बिल्कुल सीमा हो जाती है उसकी, बिल्कुल पतला हो जाता है। और जैसे वजन और वृद्धि करेंगे हो सकता है किसी पॉइंट पे टूट जाए तार। याद रखिए, और बी से ई तक के क्षेत्र को, बी से ई तक के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब जब यहां से लेके ओ से लेके बी तक जो ग्राफ खींचा गया था आपने देखा बिल्कुल इस तरीके से इस चल रहा है, लेकिन बी से आगे जो कंडीशन बनेगी, बी से आगे जो कंडीशन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा आपका, वो इस तरीके से यहां से खींचेगी। इसको बिंदु को मैं मान लूंगा ओ डैश मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ए रीजन तो आपका प्रत्यास्थ सीमा है। ठीक है, और यहां की विकृति भी आपकी चेंज हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। आप देखिए, एक स्थित कंडीशन में यहां पर आपकी
विकृति आ रही है। कैसी? बी के बाद कैसी शुरुआत हो जाएगी, यानी इलास्टिक रीजन आपका खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलिए ओदेश से तो आपको मालूम ही स्थायी विकृति हो जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने किसमें भार में वृद्धि की। ठीक है, जैसे जैसे भार में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो ओ से लेके ए तक का पॉइंट जो होगा आपका, ए तक का बिंदु है, जैसे जैसे लंबाई वृद्धि हो रही है उसकी किसमें, सॉरी, भार में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुपातिक सीमा। मैंने लिख भी दिया है इस पे अनुपातिक सीमा। लेकिन और भार में वृद्धि करें तो तार में भी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो वृद्धि भार की अपेक्षा अधिक होती है। इस बिंदु को बोलते हैं, यहाँ तक ग्राफ खींचा जाएगा तो वक्र के आकार का बनता है। ठीक है, तो ओ से लेके फिर यानी ए से बी तक खींच दिया। अब ओ से लेके बी तक का जो रीजन होगा वो प्लास्टिक क्षेत्र होगा। कैसा होगा? प्लास्टिक क्षेत्र होगा। जबकि इसको इस बिंदु को इसको बोलेंगे प्रत्यास्थ सीमा। क्यों? इसके बाद ये एक कह सकते हैं, इसको यील्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्यों? इसके बाद प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है। तो ये प्रत्यास्थ सीमा है। उसके बाद फिर दोबारा से भार में वृद्धि करते हैं। भार में वृद्धि करते हैं तो लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक, लंबाई वृद्धि होती है, वो वृद्धि लेकिन वो कैसी होगी? अधिक होगी। ठीक है, फिर सी के बाद और उसके बाद भार में वृद्धि करते हैं तो लंबाई वृद्धि और ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? लंबाई वृद्धि और हो जाती है। लेकिन बिंदु डी पर, यानी कि जो डी पर यहाँ पर प्रतिबल अपनी मैक्सिमम अवस्था में पहुँच जाता है। कैसी मैक्सिमम? क्योंकि इसके बाद अब यदि हम और वृद्धि करेंगे उसमें भार में तो तार गैसों का पतला होना शुरू हो जाएगा और वो अंत में टूट जाएगा। ठीक, याद रखिए। और यही आपका ग्राफ है प्रतिबल और विकृति के मध्य में। ठीक है, अब देखते हैं खिंचे हुए तार की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, हुए तार की स्थिति ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इससे पहले जो ग्राफ मैंने बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एग्जाम में आप ग्राफ अकेला ही बना दोगे ना तो आपके 50% ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। तो ग्राफ से ही आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। याद रखिए। चलिए, आप जानते हो, माना कोई यही एक वायर है अर्थात तार है, इसको हम खींचेंगे। ठीक है, तो खींचेंगे। एक्चुअली तार में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे। तो अणु में भी एनर्जी होती है। एनर्जी होती है ना, वो उसमें कौन सी? स्थिति ऊर्जा होती है। कैसी? पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात कह सकते हैं स्थिति ऊर्जा होगी। कैसी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब इसको जो खींचेंगे, माना कोई अब देख लीजिए, माना कोई तार है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, अब इस पर F बल लगाने पर इसकी लंबाई L से बढ़कर L हो जाती है। याद रखिए, माना कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है? L है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल A है, और उस पर यदि हम F बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई L से बढ़कर L हो जाती है। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो आप जानते हो बाई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो गया बेटा? प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपॉन ए, और विकृति बराबर क्या होता है? लंबाई वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। यही तो होता है। तो इसको ऊपर पहुंचा दो। बाई बराबर क्या हो गया? FL अपॉन AL। ठीक है, और F बराबर क्या हो गया? F बराबर क्या हो गया? बाई AL अपॉन L। ठीक है, यानी कि L से L तक करने में लंबाई को में वृद्धि करने के लिए आपको कुल कार्य कितना करना पड़ा? कुल बल कितना लगाना पड़ा? F बराबर इतना लगाना पड़ा। ठीक है, अब यानी कि
एल से एल करने में, यानी कि लंबाई वृद्धि है, तो माना कुल वृद्धि लंबाई वृद्धि डी एल हो रही है। क्या हो रही है? माना तार में कुल लंबाई वृद्धि डी एल है, डी एल हो रही है, ठीक है। तो कुल किया गया कार्य क्या हो गया? कुल किया गया कार्य। तो डब्ल्यू बराबर, इसको साफ कर देता हूँ इधर, इतना से साफ कर देता हूँ। डब्ल्यू बराबर क्या होता है बेटा? एफ इंटू डी एल, और एफ का मान आपके पास है ही बाई ए एल अपॉन एल डी एल, ये आपका, ठीक है। अब देखिए बाई, अब जीरो से लेके माना लंबाई वृद्धि जीरो, प्रारंभ में जीरो मान ली, बाद में एल, जीरो से एल तक कर दिया। माना लंबाई वृद्धि जो है डी एल हो रही टोटल, प्रारंभ में क्या मान ली? जीरो, बाद में क्या हो गई? एल हो गई, ठीक है। तो बाई ए अपॉन एल मैंने बाहर रख दिया और एल डी एल कर दिया बेटा, जीरो से लेके एल। बाई ए अपॉन एल, इसका करोगे तो क्या हो गया? एल स्क्वायर बाई टू हो गया, और एक बार माइनस करो तो एल स्क्वायर बाई टू ही निकल के आएगा बेटा, है ना, ठीक है। इतना आ गया। तो देखिए इसको ऐसे लिख लो, 1/2 बाहर निकाल लो, बाई, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा क्लियर। एक बटे दो बाई एक मिनट, डब्ल्यू चल रहा है ना ये, एक कहाँ लिख दिया डब्ल्यू, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा, चलो साफ कर देता हूँ, इतना हिस्सा है ना। डब्ल्यू बराबर 1/2 बाहर लिख दिया मैंने, बाई ए अपॉन एल और एल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इतना आपने लिख दिया। देखो डब्ल्यू बराबर क्या है? ये 1/2 बाई ए अपॉन एल, एल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एल का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, इस एल, कैपिटल एल का, ठीक है। तो 1/2 बाई, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ, एल स्क्वायर है ना, एक एल ए लिख दिया और दूसरा एक एल ए लिख दिया, ठीक है, ए ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब एक एल है तो एक एल मैंने यहाँ लिख दिया। अब एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक कैपिटल एल का, एक कैपिटल एल यहाँ लिख दी, एक कैपिटल एल यहाँ लिख दी, ठीक है। यानी एल का ऊपर अंश बाहर दोनों में मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो ये देखिए 1/2, अब ये देखिए ए आपका क्या है? विकृति है, और जे यंग प्रत्यास्था गुणांक है आपका। तो किसके बराबर हो गया? स्ट्रेस के बराबर हो गया, प्रतिबल के बराबर हो गया। ठीक है। अब जी क्या है? लंबाई वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इनटू विकृति होगी जे, और जी क्या हो गया? आयतन हो गया। तीनों मल्टीप्लाई हैं, ठीक है। डब्ल्यू बराबर, अब किसी वस्तु के कार्य किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो यू बराबर इतना हो गया। अब ये तो फॉर्मूला निकल गया है। अब सोचते हैं हम एकांक आयतन के तार के लिए, यानी जिसका तार जो है, तार वायर जो है आपका तार, उसका आयतन क्या है? एकांक है। कैसा है? एकांक है। तो आयतन की जगह मैं क्या कर दूंगा? 1 मान लूंगा। तो 1/2 प्रतिबल इनटू विकृति, ठीक है, u बराबर हो गया। अब चाहे तो और देख लेते हम, बाई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। तो यदि मैं चाहूं, वही दोबारा से प्रतिबल बराबर क्या सकता हूं? बाई इंटू 1/2, इसको साफ करना चाहिए, 1/2। इधर देखो प्रतिबल बराबर क्या रख दूं मैं? बाई इंटू विकृति, तो बाई ये हो गया, विकृति का स्क्वायर हो गया,
विकृति इंटू विकृति स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, यंग प्रत्याष्टा गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया बताइए, 1/2। तो ये इसको साफ नोट कर लोगे ना, 1/2 और यंग प्रत्याष्टा गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। ठीक है, एक विकृति आपके पास है ही, दूसरी आपके फॉर्मूले से आ गई, बाई इंटू विकृति। ठीक है, तो ये आपका था किसी खिंचे हुए तार की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, और ये चैप्टर्स लगभग फिनिश हो गया आपका। ठीक है, अब नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।